जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2011 यानी 26 जून को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर से पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। इसके पहले हम लोग बाल विकास के 30 प्रश्नों को देख चुके थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यह पर्यावरण का प्रश्न पत्र है। इसके पहले हम लोग बाल विकास के 30 प्रश्न देख चुके थे। वह वीडियो अब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद 30 से 31 से जो 60 प्रश्न होते हैं वह मैथ के थे, जो हम इस वीडियो में नहीं लाए हैं। अगले वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले पर्यावरण देख रहे हैं, इसके बाद हिंदी हम लोग देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, उसके बाद से हम लोग लास्ट में मैथ को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है सकारात्मक है, और इसमें जो सबसे सटीक आंसर जाएगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यानी दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना बनाने के लिए, या फिर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किस लिए किए जा सकते हैं? वह जो है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और जो है अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए जो है सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है और चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा उसकी वृद्धावस्था, या फिर ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है कि दुर्गा जो है वह गोबर और उपले का जो ईंधन है इस्तेमाल करती है और चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे जो है तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है इसमें से? तो झोपड़ी के अंदर प्रदूषण और उसकी वृद्धावस्था, यह जो है नहीं होगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, ये भी नहीं। जबकि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं होता है, जो काला धुआं उत्पन्न होता है, वह जो है उसके श्वसन नली में जाकर जमा हो गया होगा। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके सीटेट 2011 में जो 26 जून को पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या फिर यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो घर जाके नहीं पूछना चाहिए, जबकि बच्चों के जो भी प्रश्न हैं और वह शैक्षिक भ्रमण पर यदि जाते हैं तो उन्हें जो है ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। यहाँ पर दिया गया है, पहला जो है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। अगला दिया है जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। किस आधार पर? दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले या फिर अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा है या फिर औद्योगिक कचरा है। तो इस प्रश्न को आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अगर आपने कक्षा 4 का बुक पढ़ा होगा या फिर कक्षा 5 का, तो उसमें यह दिया गया है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, यानी सड़ने वाले और न सड़ने वाले जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसको अलग अलग करके वह रखती है। तो केले का जो छिलका है, सब्जियों के जो छिलके हैं, सूखी पत्तियाँ है, इसको यदि हम लोग मिट्टी में ढक दें तो यह जो है सड़ जाएंगी यानी अपघटित हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। और पुनः चक्र यानी जिसको हम रीयूज, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल 4R का सिद्धांत अगर नियम आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसको अच्छे से जान सकते हैं। पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता यानी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हमारा जाने वाला है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सॉरी सी नहीं बी के साथ जाएगा, यानी अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या फिर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रक्रम को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो हम जो है उन्हें डेस्क पर आराम करने के लिए नहीं कहेंगे और न ही प्रकरण बदलेंगे और न ही बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, जबकि हम लोग पाठ को जो है रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो राइट आंसर इसका भी चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं देंगे यानी निगेटिव टाइप वर्ड है, तो हमें वही आंसर ढूंढना है जो कि इसमें ऑप्शन में निगेटिव होगा। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाएंगे, सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे, यह भी सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाएंगे, ये भी ज़रूरी है, ले जाएंगे। और चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। यह जो है कौन सी गतिविधि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री नहीं ले जाएंगे, और यहाँ पे दिया है ले जाएंगे, तो यह गतिविधि नहीं करनी है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा यहाँ पर डी के साथ।
अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर अंकुरित बीजों को का फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चौड़ों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चौड़ों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर तरीका होगा पढ़ाने का, जो है बच्चा स्वयं उसको बोएगा, अंकुरण के विभिन्न चौड़ों का अवलोकन करेगा और उनका चित्र बनाएगा। तो जो है इस गतिविधि से जो है पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकती है। तो जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, जिसमें मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो यहाँ पर जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी, यह क्या है, इससे मोटापा बढ़ता है। तो यह जो है मोटापा देखेंगे दोनों ऑप्शन में है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ डी पे भी है, सी पे भी है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और यह किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, पालक में आयरन पाया जाता है और गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। तो बात करें यहाँ पर आंसर की, तो आंसर हमारा जाएगा आंसर सी के साथ, क्योंकि इसमें एनीमिया दिया गया है और इसका भी विटामिन सी की कमी से होती है। तो लौह तत्व की कमी है, तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से जो बीमारियाँ होगी, मोटापा और एनीमिया होगी। तो हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन की पानी से कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो एक जो है नींबू है, इसको आपको नमकीन नहीं मानना है, यानी खारे पानी में जो है तैरता रहता है नींबू। तो नींबू क्यों तैरता रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो है साधारण पानी का जो घनत्व है नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, जबकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है यह जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कम तापमान पर जो है रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे कि जो है चावल रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कणिकाओं से मलेरिया परजीवी, रक्त से क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे से, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। तो रक्त की जांच द्वारा जो है मलेरिया की पहचान, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया
परिजीवी से होती है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचकर बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि अध्ययन में कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह करना क्यों आवश्यक है। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में जो यह मदद करता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ऑप्शन यहाँ पर है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या फिर A.K. बनर्जी। तो यहाँ पर जो है चिपको आंदोलन को जो बल मिला यह जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो विटामिन जो है यह जो है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में जो है आवश्यक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। किस लिए लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर थर बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसको जो है चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और अक्सर गांव में लोग कहते हैं कि इससे जो है लिपने से कीट मकोड़े नहीं आते हैं, दूर रहते हैं। तो इससे जो है चिकना और साफ भी होता है, जिससे धूल नहीं उड़ते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा बी के साथ। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सी के साथ जाएगा या फिर बी के साथ। तो हमने जो यहाँ पर आंसर लगाया है ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस क्रिया में यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन या फिर फसल की कटाई। तो दानों को भूसे से अलग करना यह जो है क्रिया किसके द्वारा संभव होती है। थ्रेसिंग के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देंगे, पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव टैग वर्ड है। तो हम लोग आंसर में भी निगेटिव टैग वर्ड ही ढूंढेंगे। तो इसमें जो है ए है सकारात्मक है, बी है यहाँ पर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति को विकसित करना, बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, यानी ये सभी जो है ऑप्शन सही है। जबकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है नकारात्मक। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करना है। हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या फिर बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को खोजने और बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ, यानी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन ए, यानी राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक कौशल शामिल है वह जो है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। या पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो पाचन की क्रिया है वह जो है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से क्यों होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे कि उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अमाशय के अंदर जो है भोजन के पाचन की क्रिया अधिक तेजी से होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या फिर निष्कर्ष में पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना या जो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, या फिर बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो यहाँ पर बच्चों पे बोझ कभी नहीं डालना है, यह जो है, और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। हम यहाँ पर कोई और आंसर आपको बताने जा रहे थे, तो हमको जो है यहाँ पर ध्यान आया कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, और यहाँ पे पूछा है बोझ डालना, तो बोझ नहीं डालना है। ये सभी जो है सकारात्मक उत्तर है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौवा बगुला जो है पक्षी
बैठा दिखाई देता है। किस लिए? क्योंकि वह जो है उसके पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को खाता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, या फिर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जो है जोड़ना, यह जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य को निरूपित करता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण को देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, या फिर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अगला है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में जो अंतर है वह जो है वाष्पीकरण जो है किसी भी तापमान पर हो सकता है, यानी वाष्प बन सकता है जल, जबकि क्वथनांक जो है क्वथन क्रिया जो है यह किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है, निश्चित तापमान पर होता है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष का जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चों के रक्त के समूह O होने की संभावना है 75%, 50%, 100% या फिर 25%। तो इसका जो है संभावना है वह जो है 50% होगा। ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो जो उल्का पिंड होता है टूटता तारा, वह जो है इसको हम उल्का पिंड भी कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ऊपर ही क्या होता है, आग पकड़ के ऊपर ही नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और आखिरी भी इस वीडियो का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, या फिर शिक्षक के द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं लेना। तो कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। सतत माने यानी लगातार। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।